तो आज हम देखेंगे जब भी कोई रिएक्शन को कैरी आउट कराया जाता है तो उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को ढूंढना कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर हुआ होगा, किस एटम ने किस एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, कहाँ से कहाँ एटम शिफ्ट हुए होंगे और किस तरह से रिएक्टेंट्स में से कुछ बॉन्ड टूट के प्रोडक्ट्स में कुछ नए बॉन्ड बनाकर एक आपको प्रोडक्ट मिक्सचर मिलेगा जो डिजायर्ड मिक्सचर होगा आपका। तो इसमें हम लोग मदद लेंगे आज कैनिज़ारो रिएक्शन की। एक नेम्ड रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन होता क्या है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को आप जब स्टडी करते हैं तो एक रिएक्शन में तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें, सबसे पहली सबस्ट्रेट, कि आप रिएक्टेंट मिक्सचर में किन किन चीजों को ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबस्ट्रेट की बात करेंगे। सबस्ट्रेट की बात कीजिएगा तो यहां पर होता है एल्डिहाइड, और वो भी कैसा, तो अनइनोलाइजेबल। ऐसा एल्डिहाइड जिसका इनॉल फॉर्म पॉसिबल नहीं हो वो हमारा इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है। अनइनोलाइजेबल का मतलब क्या है, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड है। अब कोई भी एल्डिहाइड अनइनोलाइजेबल तब होगा जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अनइनोलाइजेबल का मतलब आप देख सकते हैं सिंपल शब्द में कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उस एल्डिहाइड में, तब वो अनइनोलाइजेबल होगा। और जैसे एल्डिहाइड अनइनोलाइजेबल हुआ वो एप्लीकेबल हो गया कि भाई हम जो है कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं। अब अगली चीज आती है एक रिएक्शन में, हमने सबस्ट्रेट की बात कर ली, अब उसके अंदर कंडीशंस कैसी प्रोवाइडेड है। कंडीशंस कैसी प्रोवाइडेड है, तो यहाँ कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर आपकी कंडीशंस होती है बेसिक मीडियम। आप एक बेसिक मीडियम लेते हैं, जो आपका मीडियम है रिएक्शन मिक्सचर का, वो रिएक्शन वेसल का आपका मीडियम बेसिक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन देख ली, सबस्ट्रेट देख लिए, और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किसी रिएक्शन का, वो है उस रिएक्शन का प्रोडक्ट, कि आपको प्रोडक्ट मिक्सचर में फाइनली क्या मिल रहा है। तो इसका प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट मिलता है, दो प्रोडक्ट मिलता है। पहला एल्कोहल, एल्कोहल, और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ज्यादा सही रहेगा कि आप बोलें कि कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ आपका RCOOH। अब देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसका रीजन क्या है कि आप इसका हाइड्रोजन निकालिएगा तो ये एसिड है, एसिड में से हाइड्रोजन H+ आयन निकालिएगा तो बनेगा क्या, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हुआ RCOO-। अब देखिए ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है आपका कॉन्जुगेट बेस में, जो इसको बहुत ही ज्यादा स्टेबल कर देता है। यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी काफी ज्यादा रखती है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही साथ आपका जो रिएक्शन वेसल है उसके अंदर कंडीशन कैसी है, बेसिक मीडियम दी हुई है। तो जब बेसिक मीडियम दी हुई है तो सीधी सी बात है, बेस को जब एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है, खा जाएगा, रिएक्शन आगे बढ़ा देगा। तो आपको प्रोडक्ट मिक्सचर में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बल्कि कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। ज्यादा सही क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन कहना ज्यादा सही है, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। ठीक है, तो अगर कभी ऑप्शन में ऐसा सेट कर दिया जाए कि आपको अल्कोहल तो दे दिया, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड दिया एक ऑप्शन में प्रोडक्ट मिक्सचर में, और एक जगह कार्बोक्सिलेट आयन दिया, तो जिस ऑप्शन में आपका कार्बोक्सिलेट आयन दिया हुआ है वो ऑप्शन सही आंसर जाएगा। तो हम लोग देख लें कि कैनिज़ारो रिएक्शन होता क्या है। उसके अंदर सबस्ट्रेट होता है अनइनोलाइजेबल एल्डिहाइड। अनइनोलाइजेबल का मतलब क्या, कि जिसका इनॉल फॉर्म नहीं बन सके, और किसका इनॉल फॉर्म नहीं बन पाएगा, जिसके अंदर की अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने देखा कंडीशन कैसे रहेगी, कंडीशन इसकी रहेगी बेसिक मीडियम। और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो पहला प्रोडक्ट होगा आपका अल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, ये जितना कुछ हमने देखा इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन। एक ऐसा भी एल्डिहाइड है, एक ऐसा एल्डिहाइड है जो इनोलाइजेबल है,
जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी वो कैनिज़ारो रिएक्शन दे देता है। जनरली हम ये देखते हैं कि बेसिक मीडियम जब आप प्रोवाइड करते हैं एक इनोलाइजेबल एल्डिहाइड को जिसका इनोल फॉर्म बन सके या अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट हो, तो वो एल्डोल रिएक्शन देता है। और अगर दो अल्फा हाइड्रोजन और कंडीशंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन भी दे देता है, जो हम कभी एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक ऐसा है एल्डिहाइड जो इनोलाइजेबल है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्सेप्शनली वो कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, और उसका नाम है आइसोब्यूटेनॉल। ये देखिए आइसोब्यूटेनॉल। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ये CH3 जुड़ा है इस कार्बन से, इस पे लगा एक और CH3, 3 कार्बन हो गया। ये जुड़ा रहेगा एक और कार्बन से और 4 कार्बन हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये है आपका आइसोब्यूटेनॉल। आइसोब्यूटेनॉल ये हो गया, ठीक है। और इसके अंदर इसको आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो ये जो है ये इनोलाइजेबल होने के बावजूद आपको कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे। अब हमने देख लिया कि कैनिज़ारो रिएक्शन जब कंडक्ट कराया गया तो उसके अंदर रिएक्टेंट क्या लिया गया, मीडियम कैसा लिया गया, और आपको प्रोडक्ट क्या मिला। अब बारी आती है कि भाई ये रिएक्शन तो आपने कंडक्ट करा दिया, लेकिन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखिए मैकेनिज्म कैसे आपको हेल्प करती है कि आप सपोज एक फैक्ट्री है, उसको कोई एक एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड्स जो है परफ्यूमरीज में काफी यूज होते हैं, सुगंध काफी अच्छा होता है ना, तो परफ्यूमरीज में यूज होते हैं। तो एक कोई फैक्ट्री है, वहां पर वो लोग सोच रहे हैं कि हमको ये वाला एक एल्डिहाइड बनाना है। सपोज किसी मान लीजिए अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनाना है, या फिर किसी और मैकेनिज्म से उनको एल्डिहाइड बनाना है कोई दूसरे रिएक्शन में। तो उनको एक वो डिजायर्ड एल्डिहाइड प्रोडक्ट चाहिए और कोई एल्डिहाइड नहीं चाहिए। तो अगर आपको जिस रिएक्शन से आप उस एल्डिहाइड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस रिएक्शन का मैकेनिज्म मालूम होगा, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि सही सबस्ट्रेट हमको क्या लेना चाहिए जिससे हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाए। वो सबस्ट्रेट क्या है जिससे हमको जो वाला एल्डिहाइड चाहिए अपने परफ्यूम में, डिओड्रेंट में, वो कैसे बन जाएगा, उसके लिए क्या सबस्ट्रेट लेना चाहिए, ये डिटरमाइन करने में रिएक्शन मैकेनिज्म हेल्प करेगा। या फिर आप उससे उल्टा भी देख सकते हैं कि सपोज आप देख लीजिए कि हमको जो है सबस्ट्रेट मान लो कि हमारे पास ये 3-4 कंपाउंड दे दिया, हमको ये वाला एल्डिहाइड दे दिया और एक ये वाला एल्डिहाइड दे दिया, और बोला कि आपको बेसिक मीडियम भी दे दिए, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप सीधे नहीं बता सकते, आप एग्जाम हॉल में उस रिएक्शन को कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। वो आपको पेपर पे देगा कंपाउंड, वो आपको पुड़िया के फॉर्म में नहीं देगा। तो आपको अगर मैकेनिज्म मालूम होगा तो आप उससे करेक्ट प्रोडक्ट तक जा सकते हैं। मैकेनिज्म से सिग्निफिकेंस पता चल जाता है कि भाई ये कंडीशन किस तरह से रिएक्शन में हेल्पफुल है, बेसिक मीडियम का क्या काम है इस रिएक्शन में। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि एक रिएक्शन मैकेनिज्म बताती है और काफी इंपॉर्टेंट होती है एक रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटरमाइन करना। और केमिस्ट्री का नियम है कि पहले आप रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं, आप प्रोडक्ट को देखते हैं, आप रिएक्टेंट को देखते हैं, आप कंडीशन को देखते हैं, आप और भी कई सारे एविडेंस को देखते हैं जो हम देखेंगे अभी कैनिज़ारो रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। हम देखेंगे कि आप और भी बहुत सारे एविडेंस को देखकर एक रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रपोज करते हैं। तो किस तरह से ये प्रोसीजर होता है हम देखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। इसके पहले जो इसका करेक्ट मैकेनिज्म है, उससे पहले 3 मैकेनिज्म प्रपोज किए गए थे। पहला मैकेनिज्म प्रपोज हुआ, उसको गलत साबित किया गया। दूसरा मैकेनिज्म प्रपोज हुआ, उसको गलत साबित किया गया। तीसरा मैकेनिज्म प्रपोज हुआ, उसको गलत साबित किया गया। और चौथा मैकेनिज्म जो है वो आपका फाइनल करेक्ट मैकेनिज्म आया था। तो आइए आज देखते हैं कि ये चारों मैकेनिज्म क्या क्या थे। तो हम लोग अभी तक देखे कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, उसके अंदर सबस्ट्रेट क्या है, कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तीनों चीज देख लिए। उसका एक्सेप्शन क्या है वो भी देख लिए। ये देख लिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों जरूरी होता है। अब ये सब देखने के बाद केमिस्ट्री का जो नियम है वो भी देखे हम लोग कि सबसे पहले आप कराएंगे रिएक्शन, और रिएक्शन के बेसिस पे आप प्रपोज करेंगे उसका मैकेनिज्म। तो अब बारी आ गया है मैकेनिज्म डिटरमाइन करने का। तो बहुत सारे लोग आएंगे, पहला गुट आया लोग का, वो लोग बोलता है
कि भाई हमारे अनुसार ना ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ रहा है। देखिए तो पहली मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म इस रिएक्शन के लिए प्रपोज की गई थी वो था रेडिकल मैकेनिज्म। कहा गया कि जो हाइड्रोजन ट्रांसफर इस रिएक्शन में होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर का बात कहां से आया देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं, ये लोग बोले कि जो हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा वो होगा वाया रेडिकल मैकेनिज्म। हाइड्रोजन ट्रांसफर की बात इन्होंने कैसे की, देखिए हम लोग देखें कि कैनिज़ारो रिएक्शन है क्या कि आपने एक लिया एल्डिहाइड जो कि अनइनोलाइजेबल है, ठीक है, इसको आपने प्रोवाइड कराया बेसिक मीडियम OH- प्रोवाइड करा दिए, अनइनोलाइजेबल एल्डिहाइड, प्रोडक्ट आपका क्या बना RCH2OH RCOO-। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी एसिडिक है, जो ये आपका अल्कोहल वाला हाइड्रोजन है ना जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो भी एसिडिक है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में साथ ही साथ अल्कोहल की जगह एल्कोक्साइड आयन दे देगा, यानी कि ये H हटा देगा और ये RCH2O- इसको कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्क कम्स फ्रॉम द एल्काइल पार्ट, ऑक्साइड कम्स क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आपका बन रहा है वो ऑक्सीजन पे है, तो ये एल्कोक्साइड आयन के फॉर्म में भी आ सकता है। और कार्बोक्सिलेट आयन तो हम समझा ही दिए थे। तो देखिए कि अब जब RCHO से एक तो बन रहा है आपका अल्कोहल, जब अल्कोहल बन रहा है इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है ये है रिडक्शन। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनना है, ये रिडक्शन है ना, ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम हो रहा है। और वहीं आप एल्डिहाइड से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में हो रहा है रिडक्शन भी, इस रिएक्शन में हो रहा है ऑक्सीडेशन भी, और वो भी सेम कंपाउंड का, उसी एल्डिहाइड का जिसको आप लिए हैं। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन एक प्रकार का डिस्प्रपोर्शनेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसको लिख लेते हैं कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन है। क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडॉक्स क्यों, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो इस कारण से ये डिस्प्रपोर्शनेशन और रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा होगा। अब बात आया, लोग पूछा कि भाई तुम बोल रहे हो रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तो ये बताओ तुम ऐसा क्या तुक्का लगा रहे हो, रेडिकल मैकेनिज्म से कैसे, क्या एविडेंस है। तो इन्होंने कहा साहब एविडेंस ये है हमारे पास, एविडेंस ये है कि जब इस रिएक्शन वेसल का ESR टेक्निक से एनालिसिस किया गया, ESR देखिए ESR फुल फॉर्म है इस टेक्निक का इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक देखिए होता क्या है कि जब भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के साथ 4 क्वांटम नंबर जुड़े होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब किसी भी कंपाउंड का अगर आपका स्पिन मोमेंट, जो स्पिन मोमेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जब आयनिक मैकेनिज्म से कोई रिएक्शन बढ़ता है ना, तो या तो आपका कार्बोकेटायन बनता है या कार्ब एनायन बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होता है। रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और ESR टेक्निक से, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक से इस रिएक्शन वेसल के अंदर जो स्पिन मोमेंट डिटरमाइन किया गया था, ये बात पता चली थी कि इसके अंदर एक ऐसा स्पीशीज है, एक ऐसा स्पीशीज बन रहा है जिसका कि कुछ ना कुछ स्पिन मोमेंट है, और स्पिन मोमेंट है इसका मतलब ये एक पुख्ता एविडेंस है कि ये रिएक्शन जो है ये रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रही होगी। तो ESR टेक्निक से इन्होंने स्पिन डिटरमाइन किया इस रिएक्शन वेसल का और वो नॉन जीरो आया, और उधर से इन्होंने बोला कि भाई ये जो रिएक्शन है ये
रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रही होगी। लोग बोले बात तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बात बढ़िया लगा, लेकिन अब भी कुछ बुद्धिमान हैं इस दुनिया में जो आए और कहे कि भाई ठीक है, मान लिए तुम्हारा बात सही है, मान लिए कि तुम्हारा बात सही है, लेकिन अगर ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगी तो दो ऑब्जर्वेशन दिखनी चाहिए। पहला, अगर आप इसके अंदर रेडिकल इनिशिएटर डालेंगे, रेडिकल इनिशिएटर डाले, रेडिकल इनिशिएटर नाम से पता चल रहा है कि ये रेडिकल इनिशिएट करेगा, उस वेसल के अंदर नए नए रेडिकल बनाएगा, और जितना ज्यादा रेडिकल बनेगा ना, वो रिएक्शन उतना तेजी से आगे बढ़ेगा, और जितना तेजी से आगे बढ़ेगा उसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आना चाहिए अगर आप नंबर ऑफ रेडिकल स्पीशीज इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि रेडिकल इनिशिएटर डाल के हो रहा है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए था कि रेडिकल इनिशिएटर डालने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करे, मतलब एक कुछ मापे जाने वाले मात्रा से इंक्रीज करे, जिसको आप मेजर कर सके उतने मात्रा से इंक्रीज करे। ये नहीं कि छोटा मोटा जितना एरर कर देते हैं लोग उतने से इंक्रीज करेगा तो कोई फायदा है नहीं। अब डालिए ना रेडिकल इनिशिएटर डालिए और ज्यादा रेडिकल बनाइए और उसका रेट ऑफ रिएक्शन देखिए इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो इन्होंने कहा पहले तो ये चेक करो, और अगर रेडिकल मैकेनिज्म से जा रहा है तो रेडिकल इनहिबिटर भी डाल के देख लेते हैं। रेडिकल इनहिबिटर भी डाल दीजिए एक बार इसमें। अगर रिएक्शन में रेडिकल इनहिबिटर डालेंगे तो क्या करेगा, रेडिकल को खत्म करेगा। रेडिकल खत्म करेगा तो रिएक्टिंग स्पीशीज का नंबर कम होगा, रिएक्टिंग स्पीशीज का नंबर कम होगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो आपको प्रोडक्ट तक पहुंचाएंगे वो कम होगा, और अगर वो कम हुआ तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेगा, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेगा। बढ़िया बात कह दी लोगों ने, जो ओवररूल कर रहे थे कि भाई नहीं तुम्हारा मैकेनिज्म गलत है, ये कहने जो लोग आए थे वो लोग ये दो बातें लेकर आए थे कि आप रिएक्शन वेसल में रेडिकल इनिशिएटर डालिए और रेडिकल इनहिबिटर डालिए और देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। देखा गया, पता चला कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन वेसल में जब रेडिकल इनिशिएटर डाला गया तब भी रेट ऑफ रिएक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुआ, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखा गया रेट ऑफ रिएक्शन में, और जब रेडिकल इनहिबिटर डाला गया तब भी रेट ऑफ रिएक्शन कोई सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं हुआ। और ये जो प्रूफ था इसको माना गया और बोला गया कि भाई रेडिकल मैकेनिज्म को ओवररूल किया जाता है। कह दिया गया कि कैनिज़ारो रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड बाय रेडिकल मैकेनिज्म। तो जो पहला मैकेनिज्म प्रपोज किया गया उसको इन दोनों एविडेंस के आधार पर, देखिए रेडिकल मैकेनिज्म किस एविडेंस के आधार पर प्रपोज किया गया, तो वो था ESR टेक्निक से आपका एक रेडिकल स्पीशीज का मिलना, कुछ नॉन जीरो स्पिन मोमेंट मिलना, उस बेसिस पे रेडिकल मैकेनिज्म को प्रपोज किया गया। और उसको ओवररूल किस बेसिस पे किया गया, उसको गलत किस बेसिस पे साबित किया गया कि आप अगर रेडिकल इनिशिएटर डालेंगे तो रेट बढ़ना चाहिए, रेडिकल इनहिबिटर डालेंगे तो रेट घटना चाहिए। दोनों ऑब्जर्व नहीं हुआ तो कहा कि ये मैकेनिज्म गलत है। तो पहला मैकेनिज्म तो गया, ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म को गलत साबित कर दिया गया। पहला मैकेनिज्म हम लोग देख लिए, टोटल अभी और 3 मैकेनिज्म बचे जिसमें से एक सही है और 2 गलत। 3 मैकेनिज्म अभी ऐसे बचा। तो ये पता चल गया जनता को कि रेडिकल मैकेनिज्म से तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए आपके पास 2 प्रकार का जो है स्पीशीज होता है। एक होता है रेडिकल नहीं है ना तो दूसरा बचा आय, यानी कि अगर अभी रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से प्रूव कर दिया गया कि नहीं जा रहा है तो अब सीधा सा बात है एक ही तरीके का मैकेनिज्म बचा, वो है आपका आयनिक मैकेनिज्म जिसके अंदर आयन्स बन रहे हैं। तो आयनिक मैकेनिज्म अब प्रपोज करना था, ये जनता समझ गई थी कि कैनिज़ारो रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म से जाएगा। आयनिक मैकेनिज्म प्रपोज करने के लिए सबसे पहले उठाया गया काइनेटिक एविडेंस। अभी रिएक्शन जो मैकेनिज्म दूसरा प्रपोज किया गया था उस पे नहीं जा रहा है, उसके लिए जो यूज किए हुए एविडेंसेस थे उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया काइनेटिक एविडेंस। काइनेटिक मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, मेनली इन 2 चीजों से डील करता है
काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में दो चीज होता है। थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी पे बात करता है, काइनेटिक्स रफ्तार पे बात करता है। तो ये दो चीजें होती है। तो काइनेटिक एविडेंस काफी अच्छा एविडेंस होता है कि रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटरमाइन करना। बकायदा 12th के सिलेबस में मैकेनिज्म से काइनेटिक्स यूज करते हुए उस मैकेनिज्म की रेट लॉ या उस रिएक्शन की रेट लॉ प्रपोज करना भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काइनेटिक एविडेंस जो है, ये देखते हैं क्या एविडेंस मिला था यहाँ से, क्या पता चला था कि रेट लॉ कैसा दिख रहा है कैनिज़ारो रिएक्शन का। तो जब आप बात की बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, PHCHO, ठीक है। इसका जब कैनिज़ारो रिएक्शन कराया जा रहा था, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, एक अल्कोहल या एल्कोक्साइड आयन PHCH2OH और एक बनेगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन PHCOO-। तो ये आपका जो दो प्रोडक्ट बनेगा PHCHO बेंजल्डिहाइड को जब देंगे, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब इस रिएक्शन का रेट लॉ जो पता किया गया, तो वो रेट लॉ कुछ ऐसा आया, रेट इज इक्वल्स टू K3 इंटू PHCHO का स्क्वायर इंटू OH माइनस का पावर 1, ठीक है। यानी कि K3 क्यों लिखे हैं, ये K बेसिकली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। और 3 क्यों है यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर आप देखेंगे तो वो है 3। ऑर्डर इज 2 with respect to benzaldehyde, order is 1 with respect to hydroxide ion. Overall order of this reaction is 3. So the rate is R is equals to K3 PHCHO whole square OH minus की पावर 1। ये पता किया गया बेंजल्डिहाइड के लिए। तो ये आप देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आया। और अब और भी कुछ एल्डिहाइड्स हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड की बात की गई है ना, उसके बाद आपका फ्यूरफ्यूरल एक होता है, फ्यूरफ्यूरल एक एल्डिहाइड होता है, बताते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हो गया HCHO और फ्यूरफ्यूरल। फ्यूरफ्यूरल क्या होता है, फ्यूरफ्यूरल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, एक आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा, एक हेटेरोसाइक्लिक 5 मेंबर का रिंग होगा, जिसमें से एक आपका ऑक्सीजन है, ये 2 डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, पूरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में बढ़िया। और ये इससे लग गया COH। ये आपका फ्यूरफ्यूरल है या फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड या फ्यूरफ्यूरल के लिए बात करेंगे तो उसके लिए आपका रेट लॉ कैसा आया देखते हैं। इसका रेट लॉ ना कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। देखिए, जब आप हाई कंसंट्रेशन में OH माइनस को लिए, यानी कि बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम लिए, भयानक बेसिक मीडियम, तो उस केस में आपका रेट लॉ आया R इज इक्वल्स टू K4। देखिए ब्रैकेट में इसका एक्टिव मास लिखने में बड़ा सा समा नहीं पाएगा, तो हम फॉर्मल्डिहाइड लिख रहे हैं HCHO। HCHO का स्क्वायर, और ये देखिए ये आया डिफरेंस OH माइनस का स्क्वायर एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यानी कि हाईली बेसिक मीडियम जब लिया गया तो फॉर्मल्डिहाइड या फ्यूरफ्यूरल के लिए आपका जो रेट लॉ आया वो कुछ इस प्रकार का आया। फोर्थ ऑर्डर का रेट लॉ आ गया आपका, फोर्थ ऑर्डर, 2 विद रिस्पेक्ट टू द एल्डिहाइड एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोक्साइड। और जब लो कंसंट्रेशन में लिया गया, जब इसको लो कंसंट्रेशन में लिया गया, तब आपका रेट आया मिक्स्ड ऑर्डर टाइप का आया। ये देखिए, ये क्या मैटर, K3 HCHO स्क्वायर OH माइनस प्लस K4 HCHO स्क्वायर OH माइनस स्क्वायर। तो ये एक तो थर्ड ऑर्डर वाली टर्म और एक फोर्थ ऑर्डर वाली टर्म का समेशन आया, कब, जब आपका OH माइनस का कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये काइनेटिक एविडेंस इकट्ठा किया गया कि रेट लॉ आपका जो आ रहा है इस रिएक्शन का, जो रेट लॉ आपका इस रिएक्शन का आ रहा है वो आइदर थर्ड आ रहा है या फिर फोर्थ आ रहा है। या तो ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है या फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है।
इससे ये बात पता चला, देखिए आरडीएस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आरडीएस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का एक मैकेनिज्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका रेट लॉ प्रपोज करने में। रेट लॉ में जो ऑर्डर होता है ना, उसको सिनोनिमस माना जाता है कि अगर इसका रेट लॉ 3 है तो इसके आरडीएस में 3 मॉलिक्यूल भिड़ रहे होंगे, आपस में साइमल्टेनियस कोलाइड कर रहे होंगे। लेकिन ये तब माना जाता है जब आपका रिएक्शन एलिमेंट्री प्रकार का होता है, यानी कि जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में खट से प्रोडक्ट दे देगा, तब क्या माना जाता है कि जो ऑर्डर है आपका वही मॉलिक्यूलरिटी है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होता है कि इतने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए होंगे साइमल्टेनियसली आरडीएस में या फिर एक सिंगल स्टेप में, और आपको प्रोडक्ट दे दिए होंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अब आपका जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन या मिक्स्ड ऑर्डर का ऐसा थर्ड फोर्थ इतना हायर ऑर्डर का रिएक्शन आ जाता है, तो इसका अगर ये एलिमेंट्री मैकेनिज्म से जा रहा है, यानी कि सिंगल स्टेप का अगर रिएक्शन है, अगर सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है कि उस सिंगल स्टेप के अंदर या तो 3 या जिसके लिए रेट लॉ का फोर्थ ऑर्डर है, उस केस में 3 या 4 मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियस कोलिजन होना पड़ेगा, और वो भी उनकी एनर्जी भी एक एनर्जी बैरियर से ज्यादा होनी चाहिए। जो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को 3-4 मॉलिक्यूल को एक साथ एक समय पे भिड़ना पड़ेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। और इसीलिए कहा जाता है कि जनरली जो ये हायर ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं ना, जो हायर ऑर्डर के रिएक्शंस हैं, ये मल्टीपल स्टेप में कैरी आउट होते हैं, क्योंकि आरडीएस में साइमल्टेनियस कोलिजन होना 3-4 मॉलिक्यूल का बहुत मुश्किल है, और उसका एनर्जी बैरियर भी है साथ में कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। तो इससे ये बात पता चला कि ये जो रिएक्शन है ना, ये मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करेगा, और आरडीएस को मिला के आपका रेट लॉ कुछ ऐसा आना चाहिए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म आपको प्रपोज करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला एविडेंस फॉर प्रपोजिंग आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखा कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन जब प्रपोज हुआ तो उसके बाद किस प्रकार से सबसे पहला मैकेनिज्म उसके लिए प्रपोज किया गया, रेडिकल मैकेनिज्म, उसको किस तरह से ओवर रूल किया गया, और फिर ये समझ आया हमें कि एक आयनिक मैकेनिज्म की जरूरत है इस रिएक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। और हमने उस आयनिक मैकेनिज्म को प्रपोज करने के लिए जो एविडेंसेस रिक्वायर्ड थे, देखिए 2 एविडेंस है, एक है काइनेटिक एविडेंस और दूसरा है आइसोटोपिक लेबलिंग। तो हमने उसमें से पहला एविडेंस कवर कर लिया है, काइनेटिक एविडेंस। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आइसोटोपिक लेबलिंग क्या एविडेंस था, फिर उसको यूज करके, इन दोनों एविडेंस को यूज करके सबसे पहला आयनिक मैकेनिज्म कैसे प्रपोज किया गया, उसको किन एविडेंस के आधार पर ओवर रूल किया गया, और फिर किस प्रकार से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके तीसरा मैकेनिज्म प्रपोज किया गया, जिसको फिर कुछ और एविडेंस के बेसिस पर ओवर रूल किया गया, और फाइनली फिर हम पहुंचे अपने चौथे और करेक्ट मैकेनिज्म पे कैनिज़ारो के। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।